जी मैम। तो देखो इसमें क्या रूट्स होते हैं, जैसे कि अगर अ, हम बात करते हैं जैसे लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन की, तो लॉर्ड पॉलिश की अगर फ्लाइट पे कोई भी यूएस जा रहा है, यूएस में कोई भी सेक्टर पे जा रहा है, तो वो फ्लाइट जो है, जैसे कि कनाडा के लिए अगर लॉर्ड पॉलिश रहता है, वो वाया पोलैंड टच होके ही जाएगी, क्योंकि लॉर्ड पॉलिश जो है पोलैंड बेस्ड एयरलाइन है। जी मैम। तो इसीलिए जो भी उसके रूट बनता है, अगर हम उसकी तरफ देखते हैं, यूएस में अगर हम कहते हैं कि हमें लॉर्ड पॉलिश पे यूएस जाना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाएगा कि ऑब्वियस दिल्ली से फ्लाइट जाएगी वारसा, और वारसा से फिर यूएस में, जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क का सेक्टर है, जो भी सेक्टर है, तो ऐसे ही लुफ्थांजा है। अगर ये तो हो गया लॉर्ड पॉलिश का, अगर लुफ्थांजा है, लुफ्थांजा है, तो अगर यूएस में जा रही है, यूएस में जैसे सैन फ्रांसिस्को है ना, एसएफओ, लॉस एंजल्स है, एलएक्स, तो लुफ्थांजा है जा रही है, तो क्या रूट बनेगा उसमें? दिल्ली, लुफ्थांजा का हब या तो फ्रैंकफर्ट आता है, जी मैम। या फिर म्यूनिक आता है। जी। जर्मनी एक बड़ा कंट्री है, तो उसमें दो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यूएस क्रॉस करते, यूएस जाते हो, तो अगर आप वाया जर्मनी को क्रॉस कर रहे हो, लुफ्थांसा की फ्लाइट ले रहे हो, तो दिल्ली फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट यूएसए, यूएसए में कोई भी सेक्टर हो सकता है। आप न्यूयॉर्क कर लो, जैसे कि न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी जेएफके है, ठीक है। फिर आपको अगर म्यूनिक है तो एमयूसी म्यूनिक। तो जैसे आप इसमें, आपको ऐसा कुछ याद करने की नीड नहीं है, आपको बस इतना करना है, ये सब चीजें आपको अपने आप, आपको जैसे से आप क्वेरीज हैंडल करते हो, तो अगर आपको आपको कोई बोल रहा है कि आपको जो जाना है, लुफ्थांसा पे जाना है, किस डेट पे जाना है, तो आपने वो डेट मेंशन करनी है, राइट। जी। और फिर उसके बाद आपको जेएफके, और फिर स्टार, और फिर लुफ्थांसा एंटर, राइट। जी। तो उसमें अपने आप को दिखा देगा कि फ्लाइट जो है वाया फ्रैंकफर्ट जा रही है। अब जैसे जो लुफ्थांसा और स्विस एक ही फ्लाइट है, एक ही मतलब कि दोनों आपस में मर्ज हैं, तो अगर आप स्विस कर, जब भी आप लुफ्थांसा करोगे, तो स्विस का आपको ऑप्शन साथ में दिखाएगा जाएगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना कि हमने लुफ्थांसा का कोड एंटर किया तो स्विस क्यों आ रहा है। वो लुफ्थांसा और स्विस जो है आपस में मर्ज है। इवन दो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जाते हो लुफ्थांसा करते हो, वापसी में स्विस करते हो, इन दोनों एयरलाइन को मिक्स भी कर सकते हो, ओके मैम। राइट। जैसे कि मैं अगर आपको करके दिखाऊं, कि जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से जेएफके में लुफ्थांसा ले लेती हूँ, तो मैंने सीट होल्ड कर दी, पिक कर ली, नीड वन, शुगर वन, शुगर टू, एंटर, ठीक है। अब रिटर्न में, लेट से रिटर्न है 20 अक्टूबर की, मैं जेएफके दिल्ली, मैं स्विस पे ले आती हूँ उसको। हर एयरलाइन में नहीं आप ऐसे कर सकते, मैं बस लुफ्थांसा और स्विस एयर की बात कर रही हूँ। इवन दो इनका जो कॉल सेंटर है वो भी एक ही है, जी मैम। वन, शुगर, स्विस थ्री पे है ना, शुगर थ्री, शुगर फोर, एंटर। तो अब अगर आप एफ क्यू बी ए करते हो, तो देखो कि फेयर गारंटेड उठा रहा है। अगर नो फेयर आया था तो इनका एग्रीमेंट नहीं है। अब देखो गारंटेड फेयर उठा रहा है, जी मैम। राइट। जी। ये फेयर जो है आपका, जब टीएससी आपकी सेव हो जाती है, तो ये गारंटेड फेयर वहां पे जी मेंशन होगा। तो इस तरह से आपका उसमें क्या दिखा रहा है, टैक्सेस भी सारे मर्ज हुए हुए हैं। ये आपको टैक्सी, ये आपके टैक्सीज हैं, वो भी आपस में मर्ज हुए हुए हैं। और आपको क्या दिखा रहा है कि डिफॉल्ट प्लेटिंग कैरियर लुफ्थांसा का चलेगा, जो डॉकेट नंबर, टिकट नंबर आएगा वो लुफ्थांसा का आएगा, ठीक है। जी मैम।
तो इस तरह से आपको, अगर स्विस एयर है तो वो वाया ज्यूरिक होके जाती है। अगर स्विस एयर ले रहे हो आप, अगर स्विस एयर ले रहे हो तो न्यूयॉर्क से ज्यूरिक, ज्यूरिक से दिल्ली। तो आपको इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर स्विस की फ्लाइट है तो ऑब्वियस वो स्विट्जरलैंड ही टच करेगी। स्विट्जरलैंड में कौन सा है? ज्यूरिक है। अब लुफ्थांसा में यहाँ पे वो फ्रैंकफर्ट टच कर रही है। अगर आप फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पे म्यूनिक टच कर रही है। राइट। जी मैम। यहाँ पे एलेक्स, मतलब एलेक्स क्या है? स्विस एयर है। ठीक है। और भी आपको कुछ एक एग्जांपल जैसे दे देती हूँ आपको। सो सॉरी। तो अभी क्या है, मैं आपको क्या दिखा रही थी। हमने जेएफके किया था। तो वैसे हम कनाडा का सेक्टर ले लेते हैं। जैसे वाई वाई जेड है, वाई वाई जेड पे हम लुफ्थांसा करते हैं। तो ऑब्वियस है उसने बस यही चेंज होना है कि दिल्ली फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टोरंटो, जी। दिल्ली जूरिक, जूरिक टोरंटो, दिल्ली फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टोरंटो। अब ऐसे अगर आपके रूट में, ये तो मैं हर इमिग्रेशन रूट से मैं आपको करा चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ एक बार। जैसे दिल्ली फ्रैंकफर्ट और टोरंटो जा रहे हो आप, तो अगर दिल्ली फ्रैंकफर्ट आ रहा है रास्ते में, फिर लंदन भी आ गया टोरंटो, तो अगर उसके पास सिर्फ कनाडा का वैलिड वीजा है और पासपोर्ट इंडियन है, तो ये तो आपको याद ही होगा ना जब मैंने कराए थे कि फिर फ्रैंकफर्ट और लंदन इकट्ठे दोनों ही आप बिना वीजा के टच नहीं कर सकते, है ना। जी। यूरोपियन कंट्रीज या तो टच करोगे बिना वीजा के, या फिर आप खाली यूके टच करोगे बिना वीजा के। ऐसे नहीं हो सकता कि दिल्ली से यूरोप भी टच कर लो, जो फ्रैंकफर्ट एक है, एक शेंगन कंट्री यूरोप का पार्ट है, और फिर सोचो कि फ्रैंकफर्ट से लंदन भी आ जाए, और लंदन का भी, यूके का भी वीजा नहीं है। अगर यूके का वीजा है और कनाडा का भी वीजा है तो कर सकते हो कि दिल्ली से जर्मनी और जर्मनी से यूके और यूके से टोरंटो। ऐसे ही सेम यूएस के लिए। और यूके जाने के लिए, यूके जाने के लिए आपको यूरोप में सिर्फ दो ही एयरलाइंस हैं जो कि, जिनका रूट आप टच कर सकते हो। इंडियन नेशनलिटी पासपोर्ट की बात बता रही हूँ आपको मैं। जी मैम। इंडियन नेशनलिटी पासपोर्ट पे आज की डेट में, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भी बंद हो जाए, एक लॉर्ड पॉलिश की फ्लाइट है और एक फिनियर की फ्लाइट है, जो बिना वीजा के आपको अपने अपनी कंट्री के ऊपर से ट्रांजिट लेना अलाउ करती है। एक लॉर्ड पॉलिश की फ्लाइट है और एक फिनलैंड की फ्लाइट है, फिनएयर। कंट्री है ना फिनलैंड। जी मैम। तो एक जो है फिनलैंड की फ्लाइट है, फिन एयर। फिन एयर का जो कैपिटल है, एयरपोर्ट है, वो हेलसिंकी बनता है। तो अगर मैं, ये दो ही है, बाकी लुफ्थांसा वगैरह बिना वीजा के यूके जाना अलाउ नहीं है इस पे। लुफ्थांसा है, स्विस है, ऑस्ट्रिया है, इटली की जो फ्लाइट है, किसी के ऊपर से भी ट्रांजिट अलाउ नहीं है, बस इन दो कंट्रीज के ऊपर से है, इन दो कंट्रीज की फ्लाइट के ऊपर अगर आप मैम, करते हो। केएलएम का भी नहीं है ना? ना, केएलएम भी ना, जाती है। ना। पर एक लड़की चली गई थी अपने आप टिकट करके, पता नहीं पता नहीं सब चली कैसे। गई होगी, बीच में हमें भी सुनने में आया था कि केएलएम की फ्लाइट पे जाते हो, बट हम नहीं भेजते सर। नहीं, मैंने मना कर दिया था कि नहीं होगा। सुनने में आया था लास्ट ईयर कि केएलएम पे, केएलएम ने अलाउ कर दिया है, बट हमारे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं हुआ सर। ठीक है मैम। मैंने चेक भी किया था एयरलाइन से, तो एयरलाइन ने, उनको एयरलाइन वालों को ही नहीं अपडेशन थी। जी मैम। हम्म। और ना मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा, उनकी वेबसाइट ट्रांजिट वीजा मांग रही थी, तो फिर मैंने तो मना कर दिया था। मैंने मैम मना कर दिया था वो, लेकिन अपने आप करके टिकट चले गए, पता नहीं कैसे गए।
मुझे एक पर्सन ने बताया था कि ऐसे केएलएम ने स्टार्ट कर दिया, बट हमारे पास जब तक कोई रिटर्न में ऐसे कुछ कोई सर्कुलर वगैरह हम देखते हैं नहीं आता, तब तक हम नहीं भेज सकते ऐसे ना। जी मैम। तो मैं बात कर रही थी आपको कि दिल्ली से लंदन की। जी मैम। अब दिल्ली लंदन जैसे अगर हम लॉट पॉलिश कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, तो फिर रूट क्या बन जाएगा। अब ऐसे इसमें तो फ्लाइट जो है पहले फ्रैंकफर्ट जा रही है, फिर वार्सा, फिर लंदन, ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं है क्योंकि इसमें दो यूरोपियन टच हो रहे हैं। जी मैम। तो अगर वीजा है, अगर एक लंदन का भी वीजा है और यूरोप का भी वीजा है तो ठीक है। समझ रहे हो आप बात। जी मैम। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 16 सितंबर पे देख लेते हैं रूट। 16 पे है। मैम ये भी नहीं बन सकता इस्तांबुल वर्सोवा वाला? वो ठीक है। ओके। दिल्ली लंदन लॉट पॉलिश। दिल्ली से वारसा और वारसा से लंदन। दिल्ली से वारसा, वारसा से लंदन, सिर्फ इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर। ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर मतलब लाइन नंबर 1 और 2 में क्या है, आपको इसमें 2 आवर्स 40 मिनट का स्टे मिलता है ग्राउंड टाइम। जी मैम। और यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है 3 और 4 लाइन नंबर का, इसमें आपको ऑलमोस्ट 8 घंटे का स्टे जी मैम। है ना। 8 घंटे, नहीं 7 घंटे 30 मिनट का स्टे। ये ग्राउंड टाइम जो होता है वो ट्रांजिट टाइम होता है, ले ओवर टाइम, राइट। जी मैम। तो यहाँ पे फ्लाइट पे क्लिक करके आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपका 2 आवर्स 40 मिनट्स का है। ठीक है। जी मैम। तो बेसिकली रूट्स नहीं याद करने हैं, इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप्स पता होने चाहिए कि अगर इंडियन नेशनलिटी पासपोर्ट है तो वो एक ही यूरोपियन स्टे ले सकता है बिना वीजा के। स्टे मतलब ट्रांजिट, एयरपोर्ट से बाहर जाना अलाउ नहीं होता, ट्रांजिट की बात हो रही है। जी मैम। और कोई डाउट है, मैंने अब ये तो बता दिया आपको कि आपको अगर लुफ्थांसा कह रहे हो तो ऑब्वियस वाया जर्मनी जाएगी फ्लाइट। मैम जो केएलएम एयर फ्रांस डेल्टा वो भी सेम ही है ना? मर्ज है आपस में तीनों ये। जी। इनके भी आप सेक्टर आपस में मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जी मतलब ये मैम। होता है कि लेकिन आपका, अगर आप डेल्टा पे जाते हो उठा तो पूरी इन्वेंट्री डेल्टा में से ही उठाओगे, ऐसा नहीं कि दिल्ली से एम्स्टर्डम आपने उठा ली एयर फ्रांस की फ्लाइट, फिर आपने जी मैम। पैच से आगे यूएस के लिए उठा ली केएलएम की अदर मतलब डेल्टा उठाया, तो सेगमेंट जो है ना, टोटल एंटायर एक सेगमेंट मतलब एक पूरी जर्नी जो है एक उस पे होनी चाहिए एयरलाइन पे या कोड शेयरिंग जी फ्लाइट। मैम। तो ऐसे आपको मिक्स एंड मैच करने से फेयर जो है, कई बार सीट्स मिल जाती हैं तो फेयर काफी कम आ जाता है। जी मैम। वो तो एक बार जब आपके पास आइटा आ जाएगा ना सर, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ना जी मैम। मैं, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस देखो, आज ये तीनों एयरलाइन मर्ज हैं अगर हम बात करते हैं एयर फ्रांस जी की, मैम। केएलएम की और डेल्टा की। ठीक है। कल को इनके एग्रीमेंट्स खत्म हो जाए तो उसके लिए जब आपको आइटा आया था ना, तो जो आपकी एफएस वाली मैंने कमांड बताई ना, इसी की बताएगी, इसमें ऑटो एग्रीमेंट आपके अपडेट होते हैं। जी मैम। अब आप कहाँ से एयरलाइन का डेल्टा एयरलाइन का एग्रीमेंट पढ़ोगे, वो तो इनकी लैंग्वेज ही बड़ी ऐसी होती है, कौन कौन सा टैक्सी उसमें एंडोर्स हुआ हुआ है कौन सा नहीं हुआ हुआ, तो वो आपको दिक्कत है। उसके लिए क्या है कि आइटा ने कमांड मर्ज की हुई है गलीलियो में, जितने भी लेटेस्ट एग्रीमेंट्स हैं एयरलाइन के वो इस कमांड में गलीलियो ने मर्ज करने ही करने हैं, इस कमांड में अपडेट करने ही करने हैं। दिस कमांड इज मेंट फॉर दिस पर्पस, राइट। तो जो फेयर शॉप वाली कमांड है ना,
ये सच इंपॉर्टेंट कमांड। लेकिन ये कमांड तभी वर्क करती है जब आपके पास आईटा है, क्योंकि केएलएम है वो आईटा में अपनी आईडी अपना एक्सेस देगा, होल्ड करने का राइट। राइट। केएलएम की तो आप फेयर भी नहीं आपको रिफ्लेक्ट करेगा वो बिना आईटा के। तो जब ऐसे आपने 15 जैसे सितंबर है, आप फिलाडेल्फिया का बनेगा, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको सारे जो कॉम्बिनेशंस है ना, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली टाई अप है, वो अपने आप आपको पता लग रहा है। जी मैम। अभी आपको क्या पता है एयर कनाडा टाई अप किसका है? आप एयर कनाडा टाई अप एयर कनाडा एक्सप्रेस का है। यूनाइटेड एयर जो है वो किसकी फ्लाइट यूज कर रही है? एयर कनाडा की यूज कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड एयर और एयर कनाडा का भी टाई अप है आपस में। केएलएम का टाई अप किसके साथ है? डेल्टा के साथ है। ये देखो डेल्टा के साथ आ रहा है। जी राइट। मैम। राइट जी मैम। है। जी मैम। ये देखो लुफ्थांसा का एयर इंडिया के साथ, ये देखो हम्म। पहला एयर इंडिया, दूसरा एक और टाई अप है कि 3 एयरलाइन मर्ज होकर चल रही है, डिस्कवर जीएमबीएच। जी मैम। फिर कतर का टाई अप जैसे किसके साथ आ गया? अमेरिकन एयरलाइन के साथ। तो इसमें अब आपको वर्जिन का भी डेल्टा के साथ है। तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना, अब जैसे अगर नॉन आईटा आईटी होगी तो वर्जिन उठेगा नहीं, कतर भी नहीं उठेगा। समझ रहे हो आप? ब्रिटिश एयरवेज जी तो मैम। उठता ही नहीं है। ठीक है। जी मैम। एयर कनाडा नहीं उठेगा, कतर नहीं उठेगा, एयर फ्रांस नहीं उठेगा। तो ये सब जो और कुछ एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें कि एक एक सीट बची होती है, तो वो फिर आपको आइटा पे ही आप ये सब एक लेवल को मतलब एक मार्केट को बीट कर पाओ, compete कर पाओगे। अब आपको जैसे इसमें, अब देखो क्लाइंट ने फिलाडेल्फिया जाना है, अब दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से ये क्या है ये आपका वॉशिंगटन, डीसीए क्या है? वॉशिंगटन। और फिर डीसीए से फिलाडेल्फिया। अब यहाँ पे देखो पहली इमिग्रेशन इसकी न्यूयॉर्क में हो जाएगी। आपको लगता है कि पहला ऑप्शन रेलिवेंट है? 6:20 पे तो फ्लाइट लैंड कर रही है, उसको फ्लाइट से गेट डाउन होते होते ही 7 बज जाएंगे। और अगले 35 मिनट में ये फ्लाइट की जो बोर्डिंग है, इस जो ये 4538 फ्लाइट नंबर है, इसकी बोर्डिंग 45 मिनट पहले बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब इसको न्यूयॉर्क में अपनी इमिग्रेशन भी करवानी है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री न्यूयॉर्क ही जीएफ के है। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नो है, तो आप दे ही नहीं सकते। जी मैम। हाँ। अब रेलेवेंट ऑप्शन जो है आपको उसमें देखोगे, जैसे कि ये भी नहीं है ऑप्शन 4। ये तो अगले दिन फ्लाइट ओवरलैप हो रहा है, सेगमेंट 12:10 के बाद 8:05। कहीं ना कहीं अगर वेट कर सकता है क्लाइंट, जैसे इस पे पेरिस में इसमें लॉन्ग स्टे है, ये भी नहीं ऑप्शन दे सकते आप। पेरिस में इतना लॉन्ग स्टे कौन करेगा, इतना लॉन्ग स्टे। फिर ये भी नहीं दे सकते। तो इस तरह से टाइमिंग वाइज भी ऑप्शन देखना। तो जैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, अब ये अब जिसको यूएस जाना है और वाया मॉन्ट्रियल फ्लाइट है, तो ये भी नहीं दे सकते। मैम मैक्सिमम कितना स्टे हो सकता है, मतलब कि जो ट्रांजिस्ट कंट्री है। पूरे दिन का हो सकता है ट्रांजिट, उसको एयरपोर्ट पे ही रहना होता है। लेकिन आप सारे और सेगमेंट्स देखो ना, कि सारे सेगमेंट्स वो तो नहीं है। अब देखो, ये देखो अगर यहाँ पे फ्लाइट 8:35 पे पहुंच रही है, उसके बाद फिर फ्लाइट 16 को अगले दिन है शाम को, तो पूरी रात कहाँ रुकेगा वो? जी मैम। ये तो ऑलमोस्ट 23 आवर्स का वेटिंग हो गया। मैम इतना ट्रांजिस्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इतना ट्रांजिट देखो, इतना ट्रांजिट यूएस में अलाउ है, क्योंकि उसके पास यूएस का वीजा है। जी मैम। तो ले तो सकता है, वो तो एयरपोर्ट से बाहर भी जा सकता है। जी। नहीं, अदर तो कंट्री में जैसे स्टे होता है, मतलब कि कनाडा जाने के लिए जैसे फ्रैंकफर्ट में स्टे होता है, वहां पे कितने टाइम का लास्ट स्टे हो आपको जाता 10 घंटे का। है? ओके मैम। अब वैसे तो एक जर्नी बनती है मिलान के थ्रू, जी। टोरंटो की। वो जी मैम। बनता है कॉम्बिनेशन, एयर इंडिया पे बनता है मिलान और दिल्ली से मिलान। और फिर जी। एयर कनाडा बनता है ऑनवर्ड जर्नी, उसमें काफी स्टे आता है, लेकिन वो अलाउ है नाइट का स्टे उसमें, क्योंकि उसका एग्रीमेंट हुआ हुआ है। और वो सर्कुलर मतलब उसका आया हुआ है कि ये स्टे अलाउ है। तो अभी तक तो है, अगर वो एक्सपायर हो गया तो यू नेवर नो। जी मैम। जैसे मैम ऑल निपन का जापान में होता है स्टे। उसमें तो है सर, जापान हाँ। वाला तो अलाउ है। आपको इनसाइड एयरपोर्ट रहना है और अलाउ है। जी मैम। ठीक है।
अब ऐसे ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दिल्ली से सियोल, सियोल है, जी। राइट, कोरिया का पार्ट है ना। जी मैम। तो यहाँ पे अब देखो रेलेवेंट है कि यहाँ पे आपको कितने आवर्स का स्टे है, ये 6:35 से 9:20, तो यानी कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स का स्टे है ना। जी मैम। और फिर उसके बाद 9:50 पे अटलांटा पहुंचेगी फ्लाइट, अटलांटा में जी। इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे आपका कोई 2 घंटे 25 मिनट का स्टे बच जाता है, स्टे लेओवर। जी मैम। तो फिर भी ठीक है, नॉट बैड, क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री अटलांटा है, फर्स्ट टच यूएस का, जी मैम। तो यहीं पे सारी इमिग्रेशन होगी। जी मैम। अब ये तो ऑप्शन ही सही नहीं, ऑप्शन 12 तो, ये 3:15 पे पहुंच रही है, उसके बाद फिर अगले दिन फ्लाइट चलेगी 16 को, जी मैम। तो ये तो ऑप्शन ही सही नहीं है फिर। नहीं है। तो इस तरह से अभी देखो शाम को 6:35 की फ्लाइट है, उसके बाद फिर अगले दिन चल रही है। दोहा ने कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये क्लाइंट लेगा नहीं है फ्लाइट। जी मैम। ऑनवर्ड ठीक है कि 16 सितंबर को 2:50 पे है, और फिर 16 सितंबर को शाम को ही 6:13 पे कनेक्टिंग फ्लाइट है। अब ये लंदन में, इसमें फिर ये 15 के बाद फिर 16 को चल रही है ये। तो इस तरह से ऑप्शंस ऐसे नहीं कि इशू कर दो, आप देख के इशू करोगे। जी अब मैम। ये सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर 15, एफसीओ क्या होता है, रोम होता है, रोम क्या है, इटली का पार्ट है। तो 8:15 पे फ्लाइट पहुंची, फिर 10:20 पे, तो अब रोम में तो कोई इमिग्रेशन होनी नहीं है उसकी। जी मैम। ठीक है, अब बॉस्टन पहुंच गया, बॉस्टन कहाँ पे है, यूएस में है। 13:40 पे पहुंचा, अपनी इमिग्रेशन वगैरह कराते उसको 5-6 घंटे में, मतलब कि काफी है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा है कि यहाँ पे 6 घंटे का है, तो फिर भी उसके 6 आवर्स निकल जाएंगे। समझ रहे हो, जी मैम। क्योंकि बॉस्टन जो है फर्स्ट टच, यूएस का पहला पॉइंट वो फिलाडेल्फिया जाते हुए रास्ते में बोस्टन आ रहा है, तो बोस्टन उसकी फर्स्ट एंट्री हो गई टच करने की यूएस में, तो वहीं पे उसकी इमिग्रेशन होगी। और इमिग्रेशन का होने का मतलब है कि वहां पे लाइन पे आपको क्यू में लग के अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवानी होती है। माइट भी वो आपसे इंटेरोगेशन में आधा घंटा ले लें। इंटेरोगेशन में क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों आए हो यूएस में, जी आपका किसके मैम। पास जाना है। उनको थोड़ा सा ये होता है कि फेक केसेस फिल्टर करने होते हैं, उनको लगता है कि बंदा जवाब नहीं दे पा रहा, कुछ नहीं दे पा रहा, तो उनको लगता है कि शायद वीजा नकली तो नहीं है, कहीं वीजा पे स्टिकर नकली तो नहीं लग गया, है ना। तो थोड़ा सा वही चीजें क्रॉस चेक करते हैं वो। ठीक है, जी मैम। ये इसलिए बताया कि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि इमिग्रेशन में क्या होता है। इमिग्रेशन में वही चेक करते हैं कि वीजा की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, पर्सन से पूछते हैं कि अगर आप घूमने आ रहे हो तो आपका कोई होटल वगैरह बुक है यहाँ पे, और उनको कोई ऐसा लगता है कि प्रोफाइल डाउटफुल है तो वो उसको वहां से डिपोर्ट भी कर सकते हैं, यूएस पहुंचने जी में भी मैम। डिपोर्ट कर सकते हैं। डिपोर्ट का मतलब होता है वापस भेजना। ठीक है, जी मैम। और वहां पे और क्या करते हैं, उसका वीजा नंबर नंबर वगैरह डाल के सिस्टम पे चेक करते हैं कि इसका वीजा जाली तो नहीं है। जी मैम। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है तो। और तो क्लियर है मैम। बाकी मैम सिस्टम हाथ में आएगा तो डाउट्स हो जाएंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, नोट कर लो डॉक्यूमेंट, मैं फिर ना क्लास के बाद भूल जाती हूँ मैं, फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लगता फिर। एक तो एमएसएमई है, आपको अपनी कंपनी का चाहिए। जी मैम। और एक बार ध्यान से सुन लो, शायद मैंने नहीं बताई हो आपको बात, जो भी नाम एक बार सोचोगे ना, उस नाम को चेंज बाद में करवाना मत, वो आईटा जी के लिए मैम। दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपने जो भी नाम रखा है ना, तो एमएसएमई उसी नाम से बनेगा। एमएसएमई पता है ना, उद्योग आधार कार्ड। जी मैम। तो उसमें जो एड्रेस होगा ना आपके एमएसएमई में, चाहे आपकी देखो रेंडीड के ऊपर एमएसएमई, चाहे जो भी है, तो एड्रेस भी उसमें वही कराना जो आगे आइट्रा के लिए सेम हो। ये नहीं कि अभी एमएसएमई जिससे, चलो हाँ माना कि एड्रेस एमएसएमई में चेंज हो जाता है, एक ओटीपी आता है और चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। जी मैम। बट एटलीस्ट जो कंपनी का नाम है ना,
वो मत चेंज करना, तो वो सोच समझ के रखना, क्योंकि जब आपकी सर्टिफिकेशन होती है ना, जो आईटा के लिए लगती है, देखो आपको आईटा तभी मिलेगा जब आप, जब किसी के पास उस सॉफ्टवेयर की सर्टिफिकेशन है, विच इज सर्टिफाइड दैट कि यस इस पर्सन ने जो है कोर्स जो है इसको आता है और इसको गलीलियो यूज करना आता है, एंड ही दिस पर्सन करेक्ट, राइट। आईटा जी मैम। उसी को ही अपनी सर्टिफिकेशन देता है, आईटा उसी एजेंट को सर्टिफाइड करता है। समझ रहे हो आप बात? जी मैम। तो अगर, और जब आपका सर्टिफिकेट आता है ना, देखो सबसे पहले है कि आपका, जैसे सर्ट आपने एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट जो है वो पहले आपका, जब आपका आईटा होने के लिए जाता है, तो आईटा वो सर्टिफिकेट आपका गलीलियो को भेजता है। जी मैम। जो आपका सर्टिफिकेट आता है वो इंटरग्लोब से आता है, ये गलीलियो की एक वो है, सबऑर्डिनेट बॉडी है, जो कि सारे एजेंट्स का सर्टिफिकेशन का काम देखती है। कौन सी बॉडी है? इंटरग्लोब। जी मैम। जिन इंटरग्लोब आपने सुना भी होगा, जो इंडिगो एयरलाइन है जिनका, इंडिगो इंडिगो एयरलाइन इंटरग्लोब का ही ग्रुप है, ओके अगर मैम। आपको पता हो तो। जो इंडिगो एयरलाइंस है वो इंटरग्लोब की ही कंपनी का ग्रुप है, मतलब उसी ग्रुप की ही इंडिगो एयरलाइन है। ओके तो मैम। ये जो इंटरग्लोब है, ये जो है जब सर्टिफाइड का भी काम करती है, एजेंट को सर्टिफाइड करने का, और जिनकी इंडिगो एयरलाइंस है, राइट। और यही सर्टिफिकेशन जब आपका आईटा के लिए जाता है, तो आईटा पहले उस सर्टिफिकेट को इंटरग्लोब से चेक करवाता है कि सर्टिफिकेट फेक तो नहीं है। और फिर अगर आपने इन पहले, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है अम, यार कोई भी एबीसी ट्रैवल है, ठीक है। अब एबीसी ट्रैवल्स जो है वो किसकी है, मान लो नरेश सर की है, नरेश कुमार, सर्टिफिकेट आएगा नरेश कुमार का, और एबीसी ट्रैवल्स जो है उनकी। तो नरेश कुमार जो है ये अपना सर्टिफिकेट एबीसी ट्रैवल के नाम पे एंडोर्स हो जाएगा। फिर आगे नरेश कुमार अगर अपनी कंपनी का नाम एबीसी ट्रैवल से चेंज करके मान लो कुछ और रखना चाहते हैं, मान लो गोल्ड ट्रैवल रखना चाहते हैं, तो जो नरेश कुमार का सर्टिफिकेट है ना वो इस एबीसी पे चढ़ चुका है, जी मैम। एंडोर्स हो चुका है। नरेश कुमार अपनी कोई और कंपनी जो है एंडोर्स नहीं करा सकते आईटा के लिए, क्योंकि चाहे वो खुद की ही हो, उन्होंने नाम चेंज किया है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान से जो नाम रखना एक बार सोच समझ के रखना। ओके मैम। जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके नाम के ऊपर आता है, कंपनी के नाम के ऊपर नहीं आता। लेकिन जब सर्टिफिकेट आने के बाद आपके जब कंपनी के डॉक्यूमेंट जाते हैं आईटा के लिए, तो उसमें वो नाम जो है एंडोर्स हो जाता है एबीसी ट्रैवल पे। अगर नरेश कुमार वहां के ऑनर, तो एबीसी ट्रैवल पे ही चढ़ जाएगा कि नरेश कुमार का सर्टिफिकेट एंडोर्स हो गया है। और वो नरेश कुमार का सर्टिफिकेट अगर अपना एबीसी ट्रैवल, एबीसी ट्रैवल का नाम चेंज करके यूनिक ट्रैवल करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो दोबारा से नहीं उस पर एंडोर्स हो पाएगा, चाहे वो ऑनर सेम ही है उस कंपनी के लिए। ओके मैम। तो उस सिचुएशन में फिर आईटा के लिए दिक्कत आ सकती है, राइट। क्योंकि आईटा कभी भी आपका, जब जब वो हर 5 साल बाद क्या होता है, कई बार आईटा आपसे जब डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करता है, तो कई बार कहता है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट फिर से भेजो, तो आपको ईमेल करने पड़ते हैं जी मैम। कुछ टाइम बाद। ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसे होता है, कई बार वो जैसे उनका था ना कि उनकी वो चल रहा होता है, स्क्रूटनी चल रहा होता है, कि वो वेरिफिकेशन चल रही है, ऑडिटिंग चल रही है समटाइम्स, जैसे होता है ना ऑडिट होना। जी मैम। तो कई बार वो 5-6, आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो तो फॉर एवर वैलिड रहता है। तो उसमें फिर अगर आपने आगे इन फ्यूचर कंपनी का नाम चेंज कर लिया, तो कंपनी का नाम तो चेंज हो जाएगा, आप ही कंपनी का नाम, राइट। जी मैम। तो लेकिन फिर हमें दिक्कत आएगी आपको डॉक्यूमेंट देते हुए। समझ में आई आपको? जी मैम। जी मैम। तो कंपनी का नाम जो है सोच समझ के एक ही रखना, और उसी में इंस्टॉलेशन करना। मोबाइल नंबर भी एक ही रखना जो आपने हमेशा चलाना हो, ओके मैम। ठीक है। जी मैम। ये थी कुछ बातें जो मुझे आपको बताई थी, अब नोट कर लो डॉक्यूमेंट। एमएसएमई, आपका आधार कार्ड,
एमएसएमई, आधार कार्ड और पैन कार्ड और रेंट डीड। रेंट डीड आपके ऑफिस की हो, रेजिडेंशियल ना हो, कमर्शियल एरिया की होनी चाहिए। जी। और जो रेंट डीड पे आपका नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, आपका जो आधार कार्ड पे नाम है, वो सब सारा जो है मैच होना चाहिए। और आपके ऑफिस की बाहर की कमर्शियल एरिया की फोटो और इनसाइड फोटो। ठीक है। ऑफिस सेटअप की आउटसाइड एंड इनसाइड फोटो। बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए आज की डेट तक। जी मैम। कल की डेट का हमें भी नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन कुछ हार्ड होती है तो क्या है, क्योंकि पहले अब ये इसमें रिसेंटली ऐड हुआ है ऑफिस सेटअप आउटसाइड इनसाइड फोटो। ये इसमें रिसेंटली ऐड हुआ है। जी मैम। और जो आज तक की फीस है इंस्टॉलेशन की, वो है 10,000 प्लस जीएसटी। वो ये आज तक की है, कल हमें नहीं पता क्या है। ओके मैम। राइट। क्योंकि जब ये इंक्रीज होती है तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। जी मैम। राइट। क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें आपको मतलब एक इंस्टॉलेशन के ऊपर आप 3-4 लैपटॉप पे इंस्टॉल करा सकते हो, उसमें बाबर से आपको पेमेंट नहीं देनी होती। ओके मैम। जैसे मान लो जो एक आपने ऑफिस में रखा है, एक लैपटॉप आपको घर पे भी आपका रहता है ना। जी मैम। तो ऑब्वियस है कि या आपके पास कोई स्टाफ है कोई है, तो आपने उसको आइटनरीज बनाने के लिए या जो भी जिस भी पर्पज तो आपको धीरे धीरे करके आपको 3-4 सिस्टम में मिल जाता है धीरे धीरे करके। ओके मैम। हम्म। स्टार्टिंग में आपको 2 सिस्टम पे मिल जाता है इस 10,000 प्लस जीएसटी में। फिर जैसे जब आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो उस पर फिर आपको अदर सिस्टम पे भी आपको देते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आज तक तो यही रूल है, अभी तक जी तो। मैम। ठीक है। जी मैम। कोई और क्वेश्चन हो आपका? मैम वो नंबर शेयर कर देना आप। ठीक है, मैं कर दूंगी, सबको भेज दूंगी मैं। जी मैम। और मैम कुछ? एक्चुअली, मैम हेलो हाँ जी। मैम, मैं मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि जैसे अभी ये गैलीलियो वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा हमारा सिस्टम हाँ में। जी। मैम जब इसके बाद तक का प्रोसेस आयटा क्या नहीं होएगा होगा? ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तक आयटा नहीं होगा तब तक आपस रेलेवेंट ऑप्शंस नहीं निकल के आएंगे, मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर दूं। ओके मैम। क्योंकि जितने कॉम्बिनेशंस हैं एयर इंडिया के वो एयर कैनेडा के साथ बनते हैं। नॉन आइटा पे एयर इंडिया और एयर कैनेडा दोनों ही नहीं एक्सेस है, आपको फेयर दिख सकता है लेकिन आप होल्ड नहीं कर सकते। और माइट भी जी जो मैम। फेयर कई बार दिखे तो वो लोअर में नहीं दिख के बन के आता है, या आप उसमें वेटिंग में नहीं डाल सकते। जी मैम। वेटिंग में आप उन्हीं को डाल सकते हो जैसे टर्की, जैसे मतलब जो एयरलाइंस का एक्सेस है अभी तक नॉन आइटा में। नॉन आइटम में कौन कौन सी एयरलाइन का है मैम? नॉन आइटा में से टर्किश आती है आपकी। जी। ठीक है। लॉट पॉलिश आ जाती है, लुफ्थांसा आ जाती है, स्विस आ जाती है। अगर कुछ पर्पज से कई लोगों की लुफ्थांसा स्विस भी नहीं आती, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मिस यूज किया होता है तो। ठीक है। जी। ओके। और आपकी वो है अपना कीनियन एयरवेज आ जाती है, यू विस्तारा आ जाती है। एयर इंडिया आपकी सिंगापुर सेक्टर के लिए आ जाती है, और सिंगापुर एयरलाइन आ जाती है। मलेशियन आती है, मलिंडो जिसको बाटिक एयर कहते हैं वो आती है। मतलब कि अमेरिकन एयरलाइन आती है। इनकी जापान मैम है। होल्डिंग हो सकती है, कहने का मतलब इनकी। वो पिक नहीं करना अलाउ करता, सीट ही नहीं पिक करना देता। नहीं, फिर इनका मैम क्या होता है मतलब कि? ये तो मतलब आपको पूरा होल्ड वोल्ड करना सब करेंगे, जो नहीं करती इनके अलावा। जी मैम। ये तो मतलब ये तो अलाउ करेंगे आपको। ओके मैम। हाँ। इसमें तो आप होल्ड करके टिकट आगे आप किसी को क्यू करके अपनी इशू भी करवा सकते हो। ओके 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 लेकिन मैम। जैसे अब एयर इंडिया का टाई अप है एयर कनाडा का, तो उसमें एयर इंडिया सेगमेंट नहीं उठेगा। राइट। तो एयर वहां इंडिया पे मैम जो आप मार्केट को ना, आप मार्केट को compete नहीं कर सकते। इसमें एजेड भी आती है, एलिटालिया।
जी मैम। मार्केट को बीट ओवर नहीं कर सकते आप ना इन खाली इन एयरलाइन के साथ। जी मैम। मेरा ये कहने का मतलब है। फिन भी आती है उसमें। मैम जैसे कि एयर इंडिया जहाँ डायरेक्ट जाती है वहाँ का तो मतलब कि कर ही सकते हैं कि वहाँ का भी नहीं होगा। ना कनाडा सेक्टर और यूएस के लिए उठता ही नहीं है नहीं डायरेक्ट उड़ता। जैसे जैसे कि लंदन के लिए अमृतसर से बर्मिंघम के लिए जाती है डायरेक्ट नहीं वहाँ। उठती, नहीं उठती, नहीं नहीं उठती। उठती। ना। ओके। अब सिर्फ ईस्ट एशिया के लिए अलाउ है, वो भी शायद खत्म हो जाएगी। ओके मैम। और इंडिगो का भी कोई एक्सेस नहीं है। इंडिगो तो सर इंडिगो का तो आप वहां पे जैसे जब बस गैलीलियो आया था ना, अब आप सर्टिफाइड हो जाते हो। जी मैम। आप उनसे अपनी कॉर्पोरेट आईडी ले सकते हो ओके अलग मैम। से। ओके 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 मैम। हाँ। तो उसमें तो आपका फिर उनका आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाता है। वो मैम अपना मतलब कि इसके बाद जो एग्ज़ाम देते हैं वो सर्टिफिकेट आने के बाद मिल जाती है। वो हाँ, और वो आ जाएगा जीडीएस आपका, मतलब जीडीएस ही है ये इंस्टॉलेशन। तो उसमें आप उनको फिर ये होता है कि आप ये सर्टिफाइड ट्रैवल कंसल्टेंट हो। जी मैम। तो फिर आपका हो जाता है वो। इसको मैम। मतलब बीच में छोड़ना मत, आगे कंटिन्यू ये मत सोचो कि कोर्स कर लिया फिर वो ऐसे ही चीजें फिर आगे उसमें होता है। इसको प्रॉपरली देखो। सीटें जो है आपको कम से कम इसमें मैं आपको बताऊं, कतर नहीं है अभी। अच्छा, इसमें इतिहाद भी है सर। अभी तक तो इतिहाद दे रही है। जी मैम। अब जो नहीं आती हैं, राइट, जो नो है, जिनकी नो हो चुकी है, जिनको एक्सेस नो हो चुका है। इथोपियन है, इथोपियन में कई बार बड़े सस्ते फेयर निकल जाते हैं कनाडा के लिए। अच्छा, एमिरेट्स नहीं आती, कतर नहीं आती, राइट, कुवैत नहीं आती। और आपकी ये है जदा वाली फ्लाइट कौन सी है, सऊदी अरेबिया की, वो नहीं आती। वर्जिन नहीं आती। एयर इंडिया नहीं आती। एयर कनाडा नहीं आती। जी मैम। आपकी ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन फ्लाइट है ना, वो नहीं आती। और आपकी एयर इंडिया, एयर कनाडा हो गया। केलम एयर फ्रांस मैम। केएलएम है, एयर फ्रांस है, डेल्टा है, ये भी नहीं आती। ओके मैम। एक दो एयरलाइंस और रह गई होंगी, तीन चार। कौन सी रह गई हैं और? आ रहा है ध्यान। वर्जिन हो गया। जी मैम। हाँ। ब्रिटिश एयरवेज तो मैम वो सर्टिफाइड में नहीं ब्रिटिश आती। ब्रिटिश तो आपको उसमें आएगी, नॉन आइटम में तो नहीं आती है। आइटम में भी जो जिनके पास तीसरे नंबर वाला आइटम होता है ना, कौन सा होता है, गो ग्लोबल। गो ग्लोबल के पास क्या थी। जी मैम। हाँ। गो लाइट वालों को भी नहीं देते, वो बड़े वो है, हार्ड है रूल में ना वो। उनको अपने एक्सेस का होता है कि हमारा एक्सेस कोई अननेसेसरी होल्ड ना कर ले। जी मैम। तो वो सिर्फ गो ग्लोबल वालों को एक्सेस देते हैं। ओके और मैम। मेनली एयरलाइन के कॉम्बिनेशन बनते ही एयर इंडिया एयर कनाडा के साथ हैं, स्पेशली कनाडा के। जी मैम बिल्कुल बंद है। हम्म। ये है। ठीक है जी। जी मैम। मैम इसके बाद फिर क्या कह रहे हो सर? क्या कह रहे हो सर? देखो, एग्जाम की ब्रीफिंग तब करूंगी, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस होते हैं वो 40 होते हैं। एवरी जो क्वेश्चन है ईच उसमें वन होता है, मतलब वन। उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं तो सिंगल सिंगल मार्क का होता है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 40 होते हैं। एंड इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अ, उसमें से आपको कोई चार में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। या कई बार आपको सिंपल क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि आप चाइल्ड की फेयर एंड चेक करने की कमांड पूरी एंटर कर दो। तो इस तरह से होता है आपका एग्जाम। और इसमें 70% मार्क्स आने वाले को ही पास किया जाता है। तो उसमें इसीलिए फिर एग्जाम में मेरी असिस्टेंस डेफिनेटली रहती है। और जब एग्जाम की डेट आती है उससे एक दिन पहले मुझे आपको तैयारी भी करानी होती है जी मैम। कोर्स की। ठीक है।
अब वो कोर्स मुझे पता है कि स्पेसिफिकली कौन सा कोर्स है, वो जो कराया है उसी में से कुछ होता है, लेकिन फिर मैं एक बार उसको पॉइंट को रिवाइज जरूर करवाती हूँ। और ड्यूरिंग द एग्जाम भी मेरी असिस्टेंस भी रहती है, तो इसलिए वन बाय वन कराऊंगी। ऐसा नहीं करा सकती कि तीनों इकट्ठे करा दूं। ओके 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 मैम। ठीक है ना, क्योंकि आई हैव टू बी देयर, अगर मैं नरेश सर का हो तो आई हैव टू देयर विद हिम। फिर लाइक 30 मिनट्स में मैं उसको उनको करवा दूं, कहीं उनको डाउट लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको मेरी असिस्टेंट डेफिनेटली। कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है कि उनको आंसर आता आया होता है, लेकिन उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जी मैम। तो फिर हम उसको इजी करके समझा देते हैं कि सर इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा। नहीं भी ठीक है तो फिर मैं उसको करेक्ट करवाऊंगी, सर ये करेक्ट है। ओके मैम। लेकिन इसको, लेकिन इतना भी नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि मतलब कि आप सोचो कि मेरे भरोसे रह लो। इसको थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर लो क्योंकि मैंने आपको देखो एक दिन लगा के आपको मैंने रिवाइज करवा दिया, लेकिन जिस दिन रिवाइज करवाऊं जितना भी टाइम देकर, उतने में ये ना हो कि आपको लगे मैडम हम तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। ओके मैम। राइट। जी मैम। और फिर आगे आने वाले टाइम में इनके जो है ना, फिर इनके अभी तो जैसे अभी हम असिस्ट कर देते हैं, समझ लो आप बात। जी राइट। मैम। सेंटर में आना जरूरी नहीं होता। फिर आने वाले फ्यूचर में ये भी सोचा जा रहा है कि इनकी तरफ से एक स्टाफ आएगा, और वो स्टाफ ऑब्जर्व करेगा, हम हमें रूम में जाना भी अलाउ नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे। जी मैम। होगा हमारे ही सेंटर में, लेकिन इनके स्टाफ के इनका स्टाफ आएगा दिल्ली से। तो सुनने में तो मतलब काफी सारी चीजें हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जी मैम। नहीं ऑनलाइन अभी तक तो सर ऑनलाइन हो जाता है, अभी तक तो है हमारे उसमें कि हम ऑनलाइन करवा देते हैं। हम्म। ठीक मैम है मेरा जी। क्वेश्चन ये था, आपका। मैम क्वेश्चन ये था कि मैम गैलीलियो के बाद में मैम ये आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा मैम अगर हम आईटा नहीं लेते हैं मैम? क्या आप बोलो क्या सपोर्ट चाहिए। मैम एक्चुअली में अभी वर्किंग करना चाह रहे थे हम लोग। हमने अपना पूरा सेटअप भी कोशिश कर रहे थे मैम, मतलब करने की मे बी नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट मंथ का टारगेट है, तो अपने जी नाम मैम। की पहले सर्टिफिकेशन जरूर करवा लो। ठीक है मैम। सर्टिफिकेशन और भी हार्ड हो जाए जो उसको फिर मेरे को भी दिक्कत आए करने में, ठीक है ना। जी मैम। तो मुझे होता है कि अभी तक तो मैं चैलेंज लेती हूँ कि अगर मेरे थ्रू स्टडी की है सबके तो 70 to 80% आ जाएंगे। राइट। ओके मैम। जी मैम। कुछ रूल्स और भी हार्ड हो सकते हैं, एग्जाम और भी हार्ड हो सकते हैं, है ना। जी मैम। अब तो पहले मैम तो आईटा के लिए एग्जाम भी नहीं चाहिए होता था लास्ट ईयर तक तो, है ना। लास्ट ईयर तक तो आपको ऑफिस के सेटअप की बाहर की इनसाइड आउटसाइड फोटोज भी नहीं देनी होती थी। जी मैम। लास्ट ईयर नहीं, ये तो 2 महीने पहले ही शुरू हुआ है तो सच। तो इसलिए कि सब करवा लेना फिर ना। ठीक है मैम। तो मैम मतलब उस केस में हमें गो लाइट आइटम में मैम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए मैम? सर नहीं जाओगे तो फिर काम कैसे करोगे, फिर इतनी सब एयरलाइन कॉम्बिनेशन है, वेटिंग में उठाना है कैसे उठाओगे। और मान लो आपको एमिरेट्स में वेटिंग में डालना, आपको लग रहा है कि एमिरेट्स में एक क्लास लोअर आ जाएगी वेटिंग में, फिर कैसे करोगे वो प्रोसीजर फिर। तो मैम गो लाइट आइट से में कुछ मतलब हेल्प मिल पाएगी मैम अगर करते हैं तो? सर आपकी सीट तो अपनी खुद की निकलेगी ना। जी। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं पेमेंट के। या तो आप किसी, जैसे मैं जो आपको नंबर दे दूंगी, या तो आप गो ग्लोबल जैसे कि वो है, तो उनसे इशू करवा सकते हो, खुद की इशूएंस चाहिए। राइट। तो आपको दो बैंक से आप वर्चुअल कार्ड ले सकते हो, एक तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है आइदर, या फिर एसजीएस बैंक है। ओके मैम। लेकिन हाँ, तो उसमें क्या है कि आपको लेकिन हर बार कार्ड का रिचार्ज होना, अगर आपको वो प्रोसीजर इसी लगता है, उसके लिए आपको फिर एक अकाउंटेंट भी हायर करना है। तो उसके लिए जब आपका आइटा आ जाएगा ना, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी कि एक बार आइटा तक पहुंचो तो सही। हम्म। समझ रहे हो आप जी मैम। जी मैम। कि आपको अकाउंटेंट के साथ रखवा, अपना अकाउंटेंट कोई टेक कर करना है रखने के लिए, या अभी स्टार्टिंग में बिना, मैं तो एडवाइस करती हूँ बिना अकाउंटेंट के कर लो, सीटें अपनी निकाल लो। राइट। उसके बाद इशुएंस क्या है, किसी ट्रस्ट वर्दी मार्केट में किसी पर्सन से इशुएंस की सर्विस ले लो। लेकिन ट्रस्ट वर्दी कौन है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऐसे ना कि हर किसी से इशुएंस कराते रहो, बाद में पता लगे क्योंकि जिसने इशू करी होती है पेमेंट तो उसके एंड से गई है, जी मैम। तो वो रिफंड उसी को आता है फिर।
ओके समझ ओके। रहे हो आप? जी जी मैम। मैम। तो उसके लिए भी मैं ऐसे ट्रस्टवर्दी आपको पर्सन्स दे दूंगी जिनका की मतलब कि ऐसा कोई वो इसमें फियर नहीं है उनके साथ। जी मैम। ठीक है, ओके मैम। मर्जी आपकी है करना नहीं करना, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ऐसा सॉलिड रेफरेंस जरूर दे दूंगी। ठीक है मैम। तो मैंने कर दिया आपकी जवाब, बात का जवाब दे दिया। हाँ मैम बिल्कुल। जी मैम। ठीक है फिर। जी मैम। ओ, कुछ भी कोई है तो उसके लिए बता देना। सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए सिर्फ हमें आधार कार्ड चाहिए होता है, और जब भी इसकी फीस फिल करनी है तो बता देना। ठीक है मैम। जी मैम। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। टेक, बी इन टच। ओके, टेक जी केयर। मैम।